गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे और क्लास 10th में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपने आप में ठीक ठाक वेटेज भी रखता है। मतलब टोटल 5-6 नंबर का मिलाकर के तो तुम्हें इस लाइफ प्रोसेस से मिल जाएगा। बच्चों, लाइफ प्रोसेस की हम लोग टोटल 3 वीडियोज अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले में न्यूट्रिशन की बात करेंगे, सेकेंड वीडियो में हम रेस्पायरेशन की बात करेंगे और थर्ड वीडियो हमारी रहेगी ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन की। राइट, तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर इस लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हमें लाइफ को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। ऐसे प्रोसेस जो हमें सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, यानी कि जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसे प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बच्चों, 4 प्रोसेस हमें इस चैप्टर में दिए गए हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, देन रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, और अपने आप में पूरे टॉपिक हैं। मतलब चैप्टर का 25% हर एक टॉपिक अपने आप में लेकर के बैठा है। तो इस चैप्टर को अगर पूरे को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये इस चैप्टर के 4 पार्ट हमारे पास हैं। राइट, तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। तो देखो, न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस इट। अब आपको पता है कि सबसे पहली बात तो ये न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो देखो, हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए यार, एटलीस्ट इसमें अगर तुम सो भी रहे हो ना, तो सोने के लिए भी तुमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। होता क्या है कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली जो सेल होते हैं वो सेल रिपेयर होते रहते हैं। मतलब पुराने सेल मरते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रॉयड सेल्स हैं, जो खराब सेल्स हैं, वो रिपेयर भी होते रहते हैं। तो ये सेल्स को रिपेयर करने के लिए, नए सेल को बनाने के लिए यार तुम्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और सोते हुए ज्यादा एनर्जी चाहिए। इनफैक्ट तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, जो खाना वाना खाओगे वो खाना खाने के बाद उससे क्या होगा? उससे एनर्जी जनरेट होगी, है ना। तो न्यूट्रिशन क्या है? खाना खाना, सिंपल। और खाना खाने के बाद उसको यूटिलाइज करना। कहां यूटिलाइज करोगे भाई? एनर्जी जनरेट करने में। इसके बाद आते हैं नीड। तो नीड मैंने आपको बता दिया, एनर्जी को जनरेट करना। बच्चों, हमारे पास 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहले सुनो, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो सब्सटेंस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी जनरेट करने की। न्यूट्रिशन तो एक प्रोसेस हो गया ना यार, एक प्रोसेस हो गया कि यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो तुम्हें रिक्वायर्ड है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। अब न्यूट्रिशन में होगा क्या? तुम न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करोगे तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और हमारे पास 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। बच्चों, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होता है कि जिसकी हमें ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं तो मैक्रो कौन सा होगा? जिनकी हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी वो होंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। हम लोग जनरली न्यूट्रिशन में इन्हीं तीनों के बारे में बात भी करने वाले हैं। राइट बच्चों, नेक्स्ट आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब क्या होता है? तुम लोग जानते हो, माइक्रो होता है बहुत छोटा। तो जिनकी तुम्हें कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे लिख देते हैं स्मॉल क्वांटिटी। राइट, और जैसे एग्जांपल में हमारे पास विटामिन और मिनरल्स। तो बच्चों, ये हमारे पास में हुआ कुछ न्यूट्रिशन का थोड़ा सा एक समरी या कहो एक इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना। बच्चों, अब हमारे पास बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो देखो, तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए यार कि हमारे पास 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या 2 तरह के न्यूट्रिशन है। पहले को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरे को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? ऑटो का मतलब होता है अपने आप। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हम लोगों के पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन से आएंगे? प्लांट्स आएंगे। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? प्लांट्स। और बच्चे, ये जो प्लांट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन हो गए? ऑटोट्रॉफ्स प्लांट है। इन्हों क्यों हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं? क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। राइट, इसके बाद आती है बच्चों हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो सारे एनिमल्स आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मान लो डायरेक्टली की बात करें तो रैबिट की बात कर सकते हैं, काऊ की बात कर सकते हैं, ये डायरेक्ट प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं। इनडायरेक्टली की बात करें तो हम लोग हैं, है ना। हम लोग छोड़ो, जैसे मान लो टाइगर है, लॉयन है, ये सब इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? रैबिट को खा लेते हैं। अब भाई एक बात बताओ यार, रैबिट जो है वो तो डिपेंडेंट प्लांट के ऊपर है ना। अब अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो रैबिट नहीं होंगे,
और रैबिट नहीं होंगे तो लॉयंस नहीं होंगे। अब ये मत कहना सर रैबिट नहीं है तो हिरन को खा लेंगे, भैया हिरन भी तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो सारी चीजें कुल मिलाकर के प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, और फिर जो हमारे पास बड़े बड़े जानवर हैं जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, वो सब इनको रैबिट को, डियर को और तुम्हारा ये जितने भी चीजें होती हैं काऊ वगैरह को, इनको खा लेते हैं, और जिससे कि वो अपनी न्यूट्रिशन पूरे कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स, या ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स, या ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बच्चों अब हमारे पास हम लोग बात करेंगे पहले पूरे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। एक बड़ा टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट में किस तरह से हमें न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को। और उसके बाद हम बात करेंगे हेटरोट्रॉप्स की। तो हेटरोट्रॉप्स में हम लोग हैं बैठे हैं ना, तो हम अपने बारे में बात करेंगे, मतलब ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे, राइट। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स या जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया? प्लांट्स। तो बच्चों प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसके लिए वो जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में अगर तुम देखोगे बच्चों तो फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। फोटो क्या होता है? सनलाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। तो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करना, इसको हम बोलते हैं सिंपल फोटोसिंथेसिस, राइट। तो बच्चों हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है वो है क्या, पहले ये समझो। होता क्या है, प्लांट्स के पास कुछ सिंपल सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं, हमारे नेचर से मिल जाते हैं। जैसे प्लांट्स को वाटर मिल जाता है सॉइल से, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है एटमॉस्फेयर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, फिर सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से वो क्या करते हैं? C6H12SO6 विच इज ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं। अच्छा वाटर तो अपना कोई बात नहीं है, वाटर तो वेपराइज हो गया है ना। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस तुम्हें पता है, वरना आगे पढ़ेंगे। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर तो वेपराइज हो जाएगा हमारा लीफ से। जो 6CO2 है ये वो ऑक्सीजन है जो प्लांट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ये हमारे पास में क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हो। ये वही सब्सटेंस है जो स्टार्च के फॉर्म में वहां पे स्टोर हो जाएगा, जिसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं जब हम सब्जी वगैरह खाते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर एंटर कर जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। बच्चों बात आती है सनलाइट की। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे कलर के? ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, राइट। तो ग्रीन कलर के ऐसे पिगमेंट्स जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और हमें अगर मान लो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए, और साथ में क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही जो लीव्स होती है ना प्लांट की, उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास स्टोमेटा। तो देखो स्टोमेटा क्या है कि होता क्या है, जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको पोर्स बोलते हैं, है ना। स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स। बच्चों कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये लीव्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। देखो मेरे पास स्टोमेटा दो कंडीशन में दिखाया है मैंने। इसको हम बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा और इसको हम बोलते हैं ओपन स्टोमेटा। एग्जाम में दोनों का डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। देखो हुआ क्या, पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं बच्चों गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, राइट। गार्ड सेल्स में ये जो छोटे छोटे तुम्हें डॉट दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तुमने क्लास 9th में पढ़ा था, सेल ऑर्गेनेल है और काम क्या होता है इसका? फोटोसिंथेसिस कराने का काम होता है। तो ये क्या है तुम्हारे पास? क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद बच्चों ये जो हमारे पास बीच में होल है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। अब देखो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, एग्जाम में आता है कि भाई ये क्लोज स्टोमेटा क्यों है, ओपन स्टोमेटा क्यों है, यानी कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अपने पास नोट करके चलना। स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है, स्टोमेटा ओपन कैसे होता है। तो होता क्या है बच्चों, तुमने एक टायर की ट्यूब देखी होगी। जो ट्यूब होती है बिल्कुल फ्लैट होती है, जब पॉलीथीन के अंदर बंद होती है ना, तो गोल थोड़ी होती है, कैसी होती है? फ्लैट होती है।
अब अगर मान लो कि तुम क्या करोगे, तुम उस ट्यूब में हवा भर दोगे तो ट्यूब कैसे गोल हो जाएगी, है ना, खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। बस ऐसा ही सिस्टम इसका है। होता क्या है कि जब नीचे रूट से पानी आता है, वाटर आता है, वो वाटर कहाँ पहुंचता है, गार्ड सेल के अंदर पहुंचता है। वाटर पहुंचा गार्ड सेल में, तो बच्चों गार्ड सेल में पहुंचने के बाद क्या होता है, गार्ड सेल फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। तो ओपन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, राइट। बट तो ये क्लोज क्यों है, क्योंकि इसमें से जो वाटर है ना वो एग्जिट कर चुका है, इसमें से वाटर एग्जिट कर चुका है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास कि जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कराता है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बेटा वाटर कराएगा। वाटर की एंट्री मींस स्टोमेटा का ओपन हो जाना, वाटर की एग्जिट मतलब कि स्टोमेटा का क्लोज हो जाना, राइट। बच्चे जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लीफ का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है ना। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं और इन्हीं का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, राइट। इसके बाद में बात आती है बच्चों हमारे पास स्टोमेटल पोर की। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटल पोर में ऑक्सीजन को इनहेल किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल किया जाएगा और ऑक्सीजन को एक्सहेल किया जाएगा। देखो प्लांट्स को फूड प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले चाहिए बच्चों वाटर। वाटर कहां से आएगा, लीफ से आएगा, रूट से आएगा, वाटर आया, स्टोमेटा ओपन हो गया। फिर चाहिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर कर गई, इससे क्या हुआ, फूड प्रिपेयर हुआ। फूड तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया, क्या मिला तुम्हें, CO2। तो बच्चों ऑक्सीजन गैस यहां से निकल के बाहर चली गई, साथ में क्या बना, 6H2O यानी कि वाटर बना। तो यहां से वाटर भी वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, जिस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक। बच्चों एक बात और यहां पे ध्यान में रखना कि यहां पर जो हमारे पास ये स्टोमेटा की ओपनिंग होती है ना, ये दिन में ओपन होता है, रात में क्लोज होता है। तो यहां पे लिख देते हैं हम, स्टोमेटा दिन में ओपन होता है और रात को ये क्लोज हो जाता है, ठीक। तो रात में क्या होता है, फूड प्रिपरेशन का काम होता है, दिन में आराम से गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है। बात क्या है, सोचो यार, डेजर्ट में हमारे पास बहुत कम पानी है। अब अगर उस कम पानी में भी यार तुम ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से पानी को बाहर भगा दोगे तो बताओगे तुम क्या होगा, पानी बाहर भाग गया, पानी बाहर चला गया। एक तो पानी की वैसी कमी है यार प्लांट के पास, डिजर्ट में है वो बेचारा डिजर्ट में है, सर्वाइव कर रहा है, ये क्या कम है, उसमें भी तुम पानी की कमी कर दोगे तो प्रॉब्लम होगी ना। तो याद रखो डिजर्ट प्लांट बेटा, जो डिजर्ट में होते हैं ना प्लांट, वो इसका उल्टा काम करते हैं, यानी कि दिन में क्लोज हो जाते हैं, रात में ओपन हो जाते हैं। होता क्या है कि दिन में सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट की वजह से क्या होता है, वाटर ज्यादा से ज्यादा वेपराइज हो जाता है। अब अगर दिन में वो प्लांट का स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो जो वाटर है वो वेपराइज होने से बच जाएगा, ऐसा नहीं पूरी तरह बच जाएगा, कम हो जाएगा, प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। तो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा दिन में क्लोज रहता है और रात को ओपन होता है। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेजर्ट प्लांट में ऐसा क्या होता है, और डेजर्ट प्लांट पानी की कमी मतलब पानी को कैसे बचाते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है बेटा, रात में ओपन और दिन में स्टोमेटा क्लोज रहता है। तो ये हमारे पास में कुछ बात हुई इसकी स्टोमेटा के बारे में। इसके बाद बच्चों हमारे पास इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज हैं, किसके, न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड कुछ एक्टिविटी हैं, वो डिस्कस करते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो। देखो बच्चों एक्टिविटी नंबर 1 है मेरे पास, सबसे पहले स्टार्च टेस्ट। क्या होता है स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट का मतलब है ये मतलब देखना कि किसी लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, या तुम कह सकते हो कि इस बात को प्रूव करना कि लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट लेंगे, ये हमने एक पॉटेड प्लांट लिया और इस पॉटेड प्लांट की एक हेल्दी लीफ, ये लीफ कैसी होगी बच्चों, ये होगी मेरे पास में एक हेल्दी लीफ। तो मैंने यहाँ पे इसकी हेल्दी लीफ को लिया, हेल्दी लीफ, राइट। इस हेल्दी लीफ को लेकर के बेटा मैंने क्या किया, इसको तोड़ा इसमें से, और इसको मैंने देखो क्या किया है, यहाँ पर है मेरे पास वाटर, इसको यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये है मेरे पास वाटर बच्चों, ये है टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्कोहल। सवाल यह आता है कि पानी के अंदर ही मैंने टेस्ट ट्यूब क्यों रखी, मैंने डायरेक्ट एल्कोहल क्यों नहीं लिया, क्योंकि एल्कोहल बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, आग पकड़ सकता है। तो हम वाटर बाथ में इसको गर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर बाथ, है ना।
तो हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में पानी भरा और उसके अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब रखी और टेस्ट ट्यूब में बच्चों हमने यहाँ पे लीफ डाल दी, ठीक है, अल्कोहल लेके उसमें लीफ डाल दी। नीचे से हमने क्या किया, यहाँ पे बर्नर जलाया, तो बर्नर जलाने के बाद क्या हुआ, पानी बॉईल हुआ, अल्कोहल बॉईल हुआ और जो लीफ है, लीफ में से क्लोरोफिल निकल गया। तो ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं हम, इस प्रोसेस को बेटा हम कर रहे हैं टू रिमूव क्लोरोफिल, राइट। इसको हमने क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, कभी कभी हमसे पूछता है कि क्लोरोफिल, इसको हमने वाटर बाथ में इस अल्कोहल को लेकर के गर्म क्यों किया, क्योंकि हम इसमें से क्लोरोफिल निकालना चाह रहे थे। रीजन है आयोडीन क्लोरोफिल की प्रेजेंस में काम नहीं करता। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वाटर, एक बीकर लिया, बीकर में पानी लिया, उसमें एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाली और उसके बाद उसमें लीफ को रख के उसको बॉईल कर दिया, जिससे क्या हुआ बच्चों, ये लीफ है ना, इसमें से क्लोरोफिल निकल जाएगा। अच्छा सोचो, क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अगर तुमने क्लोरोफिल को ही निकाल दिया तो लीफ का कलर खत्म हो जाएगा, ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा, लीफ कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी। हमने बच्चों ये वॉच ग्लास लिया, ये क्या, वॉच ग्लास है ना, राइट, ये है वॉच ग्लास और इस वॉच ग्लास में लीफ को लेके उसके ऊपर हमने आयोडीन की कुछ ड्रॉपलेट डाली, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली। बच्चों आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालने से क्या होता है, जो स्टार्च होता है ना, वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और एक ब्लू ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है। तो यहां से अगर इस लीफ का कलर हो गया ब्लू ब्लैक, अगर इसका कलर हो गया बच्चों ब्लू ब्लैक, तो समझ लो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और अगर नहीं हुआ तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगर इस लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो जाए तो समझ लो यहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वरना क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। सॉरी, स्टार्च, अगर इस लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो स्टार्च प्रेजेंट है, वरना स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल स्टार्च टेस्ट, यानी कि स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाना। बच्चों अब हमारे पास में है दूसरी एक्टिविटी, क्लोरोफिल टेस्ट। जैसा क्लोरोफिल टेस्ट का मतलब क्या है, ये आपको ये देता है एग्जाम में कि एक एक्टिविटी से शो करो कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सिंपल, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों तुमने क्या किया, एक वेरीगेटेड लीफ ली, और ये वेरीगेटेड लीफ कौन सी होती है, जब तुमने देखा होगा मनी प्लांट होता है ना, तो मनी प्लांट की लीफ दो कलर की होती है, एक तो ग्रीन कलर होता है उस लीफ में, और कुछ जगह पे वो व्हाइट येलो सी कलर की होती है। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास क्लोरोफिल वहां प्रेजेंट नहीं होता। तो मनी प्लांट की लीफ कुछ ऐसी दिखती है, यानी कि अगर मैं कहूं भाई देखो ये वाला पार्ट कैसा है, ग्रीन, और जो बीच वाला पार्ट मैंने बनाया वो कैसा है, नॉन ग्रीन पार्ट है। तो मनी प्लांट की एक ही लीफ में तुम्हें दोनों चीज देखने के लिए मिलेंगी, क्लोरोफिल भी और क्लोरोफिल की एब्सेंस भी, राइट। अब हमने क्या किया बच्चों, इस वाली लीफ को तोड़ा, वेरीगेटेड प्लांट की इस लीफ को तोड़ा, और इस लीफ को लेकर के हमने स्टार्च टेस्ट किया। स्टार्च टेस्ट मतलब ये वाला टेस्ट किया। अब तुम खुद सोचो क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चों। स्टार्च टेस्ट करने के बाद देखा कि जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। इस वाले पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट नहीं था और इस वाले पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट था। क्या शो करती है एक्टिविटी, देखो ये कलर कैसा है, ग्रीन, ये कलर कैसा है बीच वाला, नॉन ग्रीन। तो बच्चों ग्रीन कलर होने की वजह से क्या हुआ, यहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, और जो नॉन ग्रीन वाला पार्ट है वहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट था। अब तुमने देखा कि जो पोर्शन जिसमें क्लोरोफिल नहीं था वहां पे स्टार्च भी नहीं था, और जिस पोर्शन में क्लोरोफिल था वहां पे स्टार्च था। ये बात तुम्हें ये शो करती है कि भाई जो स्टार्च होता है वो बनने के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है। क्लोरोफिल है तो स्टार्च बनेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, ग्लूकोज बनेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये प्रोसेस भी नहीं होगी। सिंपल एकदम। बच्चों एक्टिविटी 3 और 4 मैंने एक साथ लिखी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर CO2 है तो फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस है, और अगर ये नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होने वाली। क्या किया तुमने एक पॉटेड प्लांट लिया जिसकी लीव्स लंबी सी लीव्स है ना, और उसको बच्चों एक डार्क रूम में रख दिया, डार्क रूम में रखा 2-3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए रखने से क्या होगा कि जो ये लीव्स हैं, ये जो प्लांट है, इसमें जितना इसने स्टार्च बचा के रखा हुआ होगा अपने भविष्य के लिए, उस स्टार्च को यूटिलाइज कर लेगा, और इसको मैंने डी स्टार्च कर दिया। तो बच्चों इस प्रोसेस का रीजन क्या है, प्लांट को डी स्टार्च करना, ठीक है ना। तो डी स्टार्च करने का मतलब क्या हुआ, अब इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसको 6-7 घंटे के लिए फिर से धूप में रख दिया, और बच्चों धूप में रखते टाइम मैंने ये 2 काम किए। क्या क्या काम किए देखो, 6-7 घंटे के लिए धूप में रखना है,
लेकिन इन दोनों प्रोसेस में से एक करना है, डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा प्रोसेस करना है। जैसे नंबर 3 पे क्या है, क्लोरोफिल, तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक लीफ पे बच्चों मैंने एक कंटेनर या बीकर लगा दिया है ना, फ्लास्क लगा दिया, और इस फ्लास्क में मैंने KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भर दिया। बच्चों इसको ऐसे लगाया, बिल्कुल एयर टाइट कर दिया। एयर टाइट कंटेन करने का मतलब अब इसके अंदर कोई भी एयर एंटर नहीं कर सकती। KOH क्या करता है, इस फ्लास्क के अंदर जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है उसको रिएक्ट करके खत्म कर देगा, है ना। ये क्या करेगा, CO2 के रिएक्ट करके, या ये कह दो कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिंपल। तो KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि अब इसके अंदर CO2 नहीं है, और क्योंकि एयर टाइट है तो बाहर से CO2 आने का मतलब भी नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको 6-7 घंटे के लिए धूप में रख दिया। बट तो 6-7 घंटे बाद इस लीफ को तोड़ा और उसके ऊपर स्टार्च टेस्ट किया, सिंपल एकदम, है ना। अब तुम सोचो स्टार्च टेस्ट करने का रिजल्ट क्या होगा। देखो बच्चों, ये जो पोर्शन है जो इस फ्लास्क के अंदर है, ये जो पोर्शन फ्लास्क के अंदर है उसका कलर चेंज नहीं होगा, और जो फ्लास्क के बाहर है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों ब्लू ब्लैक, वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक। जो पोर्शन फ्लास्क के अंदर है उसका कलर चेंज नहीं होगा, जो पोर्शन फ्लास्क के बाहर है वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक। तुम बता सकते हो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो पोर्शन फ्लास्क के अंदर है उसको CO2 मिली ही नहीं भाई, क्योंकि इसके अंदर की CO2 KOH एब्जॉर्ब कर चुका था, और बाहर से CO2 एंटर कर नहीं पाई क्योंकि एयरटाइट कंटेनर है, एयरटाइट फ्लास्क है। तो इस वाले पोर्शन को CO2 नहीं मिली, और जब इस पोर्शन को CO2 नहीं मिली तो इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ, और जिसकी वजह से यहाँ पे स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है तो इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, इसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। ये जो बाहर वाला पोर्शन है बच्चों, ये तो एयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो यहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन होगा, स्टार्च फॉर्मेशन होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। काश इसके पास CO2 होता तो ये भी स्टार्च फॉर्मेशन कर चुका होता, है ना। 4th नंबर पे देखो बच्चों, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अपन ने क्या करा, इसी वाले प्लांट को 6-7 घंटे के लिए जो रखा, उसमें एक जुगाड़ किया। देखो इस वाले पोर्शन के ऊपर ना हमने एक ब्लैक पेपर रैप कर दिया, एक ब्लैक पेपर मैंने इसके ऊपर रैप कर दिया, मतलब अब इसके ऊपर क्या है, ब्लैक पेपर लिपटा हुआ है। बच्चों इसको 6-7 घंटे धूप में रखा, और धूप में रखने के बाद क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर किया स्टार्च टेस्ट, राइट। मैंने इसके ऊपर किया स्टार्च टेस्ट, और स्टार्च टेस्ट करने के बाद मैंने देखा कि जिस पोर्शन पे ब्लू ब्लैक पेपर लिपटा हुआ था उस पोर्शन में कलर चेंज नहीं हुआ, और जिस पोर्शन में ब्लैक पेपर नहीं लिपटा हुआ था उस पोर्शन पे कलर चेंज हो गया। यानी कि इस पोर्शन में ब्लैक पेपर वाले में कलर चेंज नहीं होगा, और जो मेरे पास दूसरे वाला पोर्शन है उसमें कलर चेंज हो जाएगा, मतलब यहां पे ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तुम समझ सकते हो कि इस पोर्शन को सनलाइट नहीं मिली क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेपर लिपटा हुआ है, और जब इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो इसमें स्टार्च फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होगा। जो दूसरे वाला पोर्शन है बच्चों, ये वाला खुले वाला, उसको सनलाइट मिलेगी, और सनलाइट मिलेगी तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल 4 एक्टिविटीज हुई फोटोसिंथेसिस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जाते हैं। बच्चों जल्दी से पोर्शन कंप्लीट करो, फिर आगे देखो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप है। सबसे पहला है होलोजोइक, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन किन के अंदर होता है, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग हैं, क्या हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है? यस। तो हमारे अंदर कौन सा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो मैंने इसका एग्जांपल दिया है अमीबा और ह्यूमंस। बच्चों सेकंड है हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, और सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स दोनों में ही डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, फिर ये अपना फूड कैसे कंज्यूम करेंगे? तो इन्हें क्या करना पड़ता है, जो फूड ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है ये वहां से अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? देखो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है,
तो फिर ये क्या करेंगे, ये बच्चों जो फूड ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। डिफरेंस दोनों में क्या है, पैरासाइट्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड होते हैं, एग्जांपल के लिए कसकटा और टैपवॉर्म वो कीड़े होते हैं जो हमारे पेट के अंदर रहते हैं। हम जिंदा है ना भैया, तो ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बच्चों सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है मशरूम, है ना, जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन ये लोग ले लेते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर होगी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये तुम्हारा न्यूट्रिशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हम लोग बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में और अमीबा के बारे में। बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखो क्या था, एक अमीबा है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक। और इस अमीबा के पास ये जो मैंने बनाया है ना बेटा, ये क्या है, ये है तुम्हारे पास फूड पार्टिकल, राइट। अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके पास एक फूड पार्टिकल है। इसको क्या करना है, इस खाने को खाना है। तो इस फूड को कंज्यूम करने के लिए क्या करता है, ये इसको खोपचे में लेता है। खोपचे में लेने का मतलब क्या है, देखो इसने अपने ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप किए। ये तो हाथ फैलाते हैं ना खाना खाने के लिए ऐसे करके, तो ये समेट रहा है इसको, है ना। तो फूड पार्टिकल को ये समेट लेता है इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में, और इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, पी साइलेंट होगा, ये हुआ स्यूडोपोडिया, ठीक। तो इसने क्या किया, इन स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड को इनटेक कर लिया, तो यानी कि इंजेशन का प्रोसेस हो गया, राइट। दरअसल न्यूट्रिशन में हमारे पास 5 प्रोसेस हैं और हमें पांचों प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं। तो सबसे पहले हमने इंजेशन का प्रोसेस कर लिया, और इंजेशन के प्रोसेस में हमने स्यूडोपोडिया, इस पी ठीक से बनाए थे, स्यूडोपोडिया जनरेट किया इस अमीबा ने, और स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड को इनटेक कर लिया। बच्चों अब क्या होगा, देखो ये हिस्सा ऐसे करके आपस में मिल जाएगा, ऐसे ये हिस्सा मिल गया, और इसके मिलने के बाद यहां पर क्या बन जाएगा, ये एक वैक्यूल बन जाएगा, इसके अंदर पानी भरा हुआ होगा, है ना। तो ये क्या है, ये बन गया बेटा एक फूड वैक्यूल, ये बन गया एक फूड वैक्यूल, राइट। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर प्लस कुछ इसके अंदर भरा हुआ अपना फूड वगैरह जो भी इसके पास है। अब क्या होगा, चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक किया जाएगा, इस फूड के ऊपर, इसको डाइजेस्ट करने के लिए, है ना, और इसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। तो प्रोसेस कौन सा हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद इस डाइजेस्टेड फूड को इस अमीबा के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये मैंने बना दिया है, फूड यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, कौन सा, डाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड है अंदर और डाइजेस्टेड फूड ये बाहर है। तो डाइजेस्टेड फूड का साइटोप्लाज्म में जाना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि इस फूड का अमीबा एनर्जी जनरेट करने में यूज कर लेता है। तो यहां पर एनर्जी जनरेट करने के लिए इस फूड का यूज किया गया, प्रोसेस का नाम क्या होगा, एसिमिलेशन। अगर तुम ध्यान दो, मैंने इसके कंपैरिजन में अमीबा के साइज को थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि अमीबा ने क्या किया, एनर्जी जनरेट कर ली, अपने साइज को बढ़ा दिया, उस एनर्जी को यूज कर लिया ग्रोथ करने में, रिप्रोडक्शन करने में, सारे काम करने में। तो अमीबा ने क्या किया, उस फूड का यूज करके अपनी ग्रोथ को बढ़ा लिया। और इसके अंदर क्या बचा यहाँ पे बेटा, ये बचा तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड, राइट। और लास्ट में अमीबा ने क्या किया, इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक दिया, और प्रोसेस का नाम क्या हो गया, इजेशन। तो ये न्यूट्रिशन इन अमीबा है। एग्जाम के लिए 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुमसे न्यूट्रिशन इन अमीबा पूछा जाता है और तुम ये डायग्राम बना के आ जाते हो तो 3 नंबर तुम्हें पक्के मिल जाते हैं। तो जिसको छोड़ना नहीं, जल्दी से कंप्लीट कर लो। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, ह्यूमन बींग्स का ऐसा कुछ डायग्राम तुमने क्लास 7th में पढ़ा था। तो बच्चों आज इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो जान लो कि ये ट्यूब जो यहां से स्टार्ट हुई है, ये ट्यूब देखो ये चली यहां से कंटिन्यूअसली, फिर इस स्टमक की शेप इसने ले ली, फिर यहां से ये ट्यूब यहां पे चली गई, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू हुई, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर ये फाइनली पहुंची एनस तक। तो बच्चों ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब को बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। और फूड कभी भी एलिमेंट्री कनाल को नहीं छोड़ता। फूड एलिमेंट्री कनाल के अंदर ही रहेगा। यहां से फूड जाएगा स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस से बाहर भेज दिया जाएगा, राइट। तो फूड कभी भी एलिमेंट्री कनाल को नहीं छोड़ता। बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट हैं। सबसे पहला है हमारे पास एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल, और दूसरा है बच्चों हमारे पास ग्लैंड्स, राइट। तो ग्लैंड्स हमारे पास कौन से हैं,
ये सबसे पहले होंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद होगा लीवर, उसके बाद होगा पेनक्रियाज और कुछ इंटरनल ग्लैंड्स। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद हमारे पास होगा बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स होंगे बट उनकी हम खास बात करते नहीं है। तो ये हमारे पास में कुछ ग्लैंड्स हो गए। चलिए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा प्रोसीजर बड़ा है, समझेंगे तो आसानी समझ में आएगा भी। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी कौन सा हिस्सा है मैं तुम्हें बताता हूं। बक्कल कैविटी बच्चों, बक्कल कैविटी ये वाला हिस्सा है जिसमें क्या है, टंग, टीथ है ना, ये जो ट्यूब है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो ये बक्कल कैविटी हो गया। इस बक्कल कैविटी के चारों तरफ क्या है बच्चों, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये वाले इस बक्कल कैविटी के आसपास क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। बक्कल कैविटी में क्या होगा, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगे यहां पे बच्चों, ये सलाइवा रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले तो बक्कल कैविटी में टीथ है, टीथ का काम क्या होता है, च्यूइंग करने का होता है। तो यहां पे लिख देते हैं, एक तो इसका काम होगा बच्चों च्यूइंग का, ठीक है। अब क्या होगा यहां पे, ये सलाइवा क्या काम करता है, मेन काम तो इसका आता है। तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करेगा बच्चों। सलाइवा जो है वो वाटरी सब्सटेंस है। कैसा होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है। और ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक है वाटर, एक है इसमें वाटर, और दूसरा है बच्चों इसमें सलाइवरी एमाइलेज, राइट। बच्चों जो वाटर है, वाटर क्या करेगा, फूड को स्वेलोइंग का मतलब होता है इसको सॉफ्ट बनाएगा, इसको फुला देगा। जैसे कोई भी चीज भिगो देते हैं पानी में तो फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, उसको सॉफ्ट बनाएगा। और सलाइवरी एमाइलेज में बच्चों एक हमारे पास एंजाइम है, और इस एंजाइम का नाम है टाइलिन। पी साइलेंट होता है, इसका नाम क्या है, टाइलिन। बच्चों एक बात और ध्यान रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टाइलिन का काम क्या होता है। तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना, कुछ ऐसे केमिकल जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं, राइट। तो बच्चों ये जो टाइलिन है, टाइलिन क्या करेगा एग्जैक्टली, ये करेगा जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, उनको शुगर में कन्वर्ट करेगा, उसको शुगर में कन्वर्ट करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, टाइलिन करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइजेशन का प्रोसेस कौन से पार्ट में स्टार्ट होता है, तो बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। बक्कल कैविटी में डाइजेशन का प्रोसेस कौन करता है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा जो रिलीज होगा उसमें 2 चीजें होंगी, वाटर और सलाइवरी एमाइलेज। वाटर क्या करेगा, फूड को सॉफ्ट बनाएगा। सलाइवरी एमाइलेज में एक एंजाइम होगा जिसका नाम क्या होगा, टाइलिन, और टाइलिन क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हो गया। बक्कल कैविटी के बाद आएगा हमारे पास नेक्स्ट, देखो सलाइवरी एमाइलेज का काम हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक। बच्चों हमारे पास आएगा अब नेक्स्ट ईसोफेगस। इस ईसोफेगस में एक बात ध्यान रखने की, केवल ईसोफेगस, बच्चों ईसोफेगस में हम क्या याद रखेंगे कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। यहां पर क्या होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन। मतलब कहने का क्या हुआ, फूड है, फूड के ऊपर कंप्रेशन होगा, ऐसे करके पकड़ बनाएंगे, फिर खींच लेंगे आगे एक्सपेंशन के थ्रू, फिर पकड़ बनाएंगे कंप्रेशन, फिर आगे खींच लेंगे कंप्रेशन, सॉरी एक्सपेंशन, है ना। तो कंप्रेशन एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या होता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, राइट। तो फूड को कंप्रेशन और एक्सपेंशन के थ्रू फूड को कंप्रेशन और एक्सपेंशन के थ्रू नीचे खींच के ले जाना, इनका काम होता है फूड को नीचे खींच के ले जाना और स्टमक तक पहुंचाना। ये काम कौन करता है, ईसोफेगस करता है। इसके बाद फूड कहां पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। तो देखते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक, बच्चों स्टमक में प्रेजेंट होते हैं कौन से, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड का ही यहां पे मेन काम है। देखो स्टमक का काम बताता हूं मैं। सबसे पहले है चर्निंग ऑफ फूड। हुआ क्या, हमने च्यूइंग किया, फूड को चबा लिया, सॉफ्ट बना लिया, उसको बिल्कुल पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, बट हमारे स्टमक को हम पे भरोसा नहीं है, ये उसको और ज्यादा ग्राइंडिंग करता है, उसको और ज्यादा पीसता है। इसको हम क्या बोलते हैं, चर्निंग ऑफ फूड बोलते हैं।
नेक्स्ट क्या करेगा बच्चों, स्टोरेज ऑफ फूड करोगे। चलो खैर ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन क्या काम है इसका, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे। और बच्चों ये जो गैस्ट्रिक जूस हैं इसके अंदर तीन चीजें हमारे पास होंगी। सबसे पहला होगा इसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होगा पेप्सिन, पेप्सिन फिर से एक एंजाइम का नाम है, और तीसरा होगा बच्चों इसके अंदर म्यूकस, राइट। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला एसिड है, बढ़िया वाला है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला। क्या काम होता है, बैक्टीरिया मारेगा, किल बैक्टीरिया। दूसरा क्या काम करेगा बच्चों, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा। कौन, HCl। एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराएगा, मैं तुम्हें बताऊं कि जो पेप्सिन है ना, ये अपना काम केवल तब कर पाता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिले। अगर मान लो पेप्सिन को तुम एसिडिक मीडियम नहीं दोगे तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा बच्चों, है ना। तो पेप्सिन क्या करता है बच्चों, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसने किया था, सलाइवा ने किया था, टाइलिन ने किया था, एंजाइम का नाम। यहां पे एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ रहा है, और इसको काम करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम कौन दे रहा है इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है। बच्चों म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, कैसे, प्रोटेक्ट बाय या प्रोटेक्ट फ्रॉम लिखते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करेगा। तुम लोग जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्टमक को जला देगा। तो स्टमक को जलने से बचाने के लिए इसमें क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा, मतलब उससे हमारे स्टमक को नहीं नुकसान पहुंचने देगा, राइट। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। तुमसे फंक्शन पूछा जाता है, HCl का फंक्शन क्या है, म्यूकस का फंक्शन क्या है, और पेप्सिन का फंक्शन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट करो, फिर हम लोग बात करते हैं लीवर के बारे में और पेनक्रियास के बारे में, राइट। मिटा दूं ना, मिटा दूं, देखो अब आएगी बच्चों बात हमारे पास में, पेनक्रियास की बात पहले करेंगे, उसके बाद लीवर की बात करेंगे, राइट। देखो बच्चों पेनक्रियास के अंदर होता है पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस। ये पैनक्रिएटिक जूस मैंने तुम्हें बताया फूड अपनी ट्यूब को नहीं छोड़ेगा, तो पैनक्रियास के अंदर नहीं जाएगा फूड, पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस इस वाले पार्ट में रिलीज कर दिया जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या है हमारे पास, पैनक्रिएटिक जूस। इस पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों, हमारे पास सबसे पहले है यहां पे हमारे पास ट्रिप्सिन, और दूसरा बच्चों हमारे पास प्रेजेंट है लाइपेज, राइट। ट्रिप्सिन का काम पेप्सिन जैसा, भाई नाम भाई भाई है बिल्कुल, नाम बिल्कुल सेम, काम भी बिल्कुल सेम। क्या करेगा ये, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देगा, अभी बताया था मैंने बच्चों। लेकिन एक फर्क है, एग्जाम में आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर। ट्रिप्सिन को काम करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए होता है। अब भाई साहब जो तुम्हारे पास फूड आ रहा था ना, वो आ रहा था एसिडिक मीडियम से, तुम्हें चाहिए बेसिक मीडियम, कहां से आएगा अभी बात करेंगे। पहले लाइपेज के बारे में बात करते हैं। लाइपेज क्या करता है बच्चों, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, फैटी एसिड में डिवाइड कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फैट को फैटी एसिड में डिवाइड करने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। जल्दी से कंप्लीट करो। अब आएगा हमारे पास लीवर का काम। देखो बच्चों लीवर क्या है, लीवर के बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन अपने पास डाइजेशन में केवल इसका एक काम है। ये क्या करता है, एक तो मैंने तुम्हें बताया पेप्सिन को काम करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, वो लीवर देगा। बच्चों लीवर रिलीज करता है बाइल जूल्स, और बाइल जूस रिलीज करेगा, इसके अंदर होगा बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करेगा बच्चों, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा ताकि पैनक्रियाज अपना काम कर सके, क्योंकि पैनक्रियाज के पैनक्रिएटिक जूस को काम करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए, जो कौन करेगा, बाइल सॉल्ट प्रोवाइड कराएगा। बच्चों बाइल सॉल्ट का एक काम और होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो बाइल सॉल्ट होता है ना बच्चों, ये बाइल सॉल्ट क्या करेगा, जो हमारे पास फैट है, फैट की बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स को छोटी छोटी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देगा। जो फैट है उनकी लार्ज ड्रॉपलेट्स को, लार्ज ड्रॉप्स को कन्वर्ट करेगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, ठीक।
जो ये क्या होता है, फैट क्या होता है, वही ऑयल वगैरह हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसकी बड़ी ड्रॉपलेट को छोटी छोटी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। रीजन क्या है, ये जो पैनक्रिएटिक जूस है ना, इसके अंदर मैंने बताया लाइपेज होता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। बच्चों फैट को फैटी एसिड में तोड़ने के लिए उसकी भी एक लिमिटेशन है, उसको फैट की छोटी ड्रॉपलेट चाहिए होती है, वो फैट की बड़ी ड्रॉपलेट पे काम नहीं कर पाता। तो ये जो हमारे पास में लीवर है ना, लीवर क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा, फैट की बड़ी ड्रॉपलेट को छोटी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देगा, और दूसरा पैनक्रिएटिक जूस को काम करने के लिए बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा, दरअसल में जो हमारे पास बचा कुचा फैट है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा बच्चों। दूसरा ये क्या करेगा, जो हमारे पास शुगर आई थी, कहां से आई थी, बक्कल कैविटी से, क्योंकि बक्कल कैविटी में क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्जन किया था, तो शुगर को तोड़ेगा ग्लूकोज में, और उसके बाद ग्लूकोज के बाद आएगा तीसरा हमारे पास पेप्टोन्स। पेप्टोन्स कहां से मिला था, प्रोटीन से मिला था, और पेप्टोन्स को तोड़ेगा एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स में। मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो यहां पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन यहां पे हो जाएगा, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद क्या होगा वो देखेंगे अभी, लेकिन कुल मिलाकर के यहां पे क्या है कि जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एंटर करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा एनएस के थ्रू, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या हो गया, इसका काम हो गया कैरी अनडाइजेस्टेड फूड, राइट। बच्चों एक मैंने पार्ट लिखा है रेक्टम, जो अनडाइजेस्टेड फूड में एक्स्ट्रा का वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा। रेक्टम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा का जो वाटर है ना, एक्स्ट्रा का जो वाटर है उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करा देगा, उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करा देगा। तो ये मेरे पास टोटल पार्ट हो। अच्छा तुम्हें सुनो, न्यूट्रिशन में मैंने तुम्हें 5 पार्ट बताए। इंजेक्शन ऑफ फूड हो गया, फूड को इनटेक करना, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, यहां तक तुमने डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट कर दिया। डाइजेशन के बाद क्या था बच्चों, डाइजेशन के बाद था हमारे पास एब्जॉर्प्शन, अभी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। फिर था एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या हुआ कि इस फूड का एब्जॉर्प्शन के बाद अपने सेल तक चले जाना, एनर्जी रिलीज कर देना, और फिर है एक्सक्रीशन लास्ट में, और एक्सक्रीशन का मतलब हो गया ये वाला, यानी कि एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देना, राइट। बच्चों एक बात और छोटी सी आती है कि जो हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, और ये जो हमारे प्रोजेक्शंस होते हैं ना इनको हम बोलते हैं विलाय। विलाय दिख रहा है ये प्रोजेक्शंस, हाँ इसको हम बोलते हैं विलाय। बच्चों विलाय क्या करता है, विलाय इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन वाले सरफेस एरिया को, ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो पाए, तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर मिल पाए। दरअसल में ये जो हमारे पास में विलाय होती है ना, इसके अंदर बहुत सारा ब्लड है, कैपिलरी ट्यूब्स है ना। कैपिलरी ट्यूब्स के आगे के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से विलाय, इनके थ्रू जो मैक्सिमम ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करा दिया जाएगा ब्लड में। तो ये हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया, ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन खत्म हो गया। इसको कंप्लीट करो तो ठीक है बच्चों, ये तुम लोगों का न्यूट्रिशन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। और कल मैं आप लोगों की रेस्पिरेशन की पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, और एक तीसरी वीडियो रखूंगा ट्रांसपोर्टेशन की और एक्सक्रीशन की। तब तक इस पोर्शन को कंप्लीट कर लो। ऑल द बेस्ट।